तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि इससे पहले जो सीरीज चल रही थी हमारी प्राचीन कालीन इतिहास की, अभी हम बारी बारी से दोस्तों प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और उसके पश्चात में ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, हिस्ट्री को दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए चंद्रगुप्त मौर्य, और इस पीडीएफ को दोस्तों बनाने के लिए हमको लगभग 1 सप्ताह लग गया और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया है। और बस थोड़ी सी कमी है दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को देखिए, देखने के पश्चात में एक लाइक अवश्य कर दिए दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर देना। इतना काम आपको करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए यानी इस पीडीएफ को बनाने के लिए हमने काफ़ी समय दोस्तों स्पेंड किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये हमारे पढ़ाने का स्टाइल नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं देखेंगे, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इससे पहले के सारी वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि डायरेक्ट अगर हम उसी टॉपिक पर पहुंच जाएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे चाणक्य के बारे में भी बात नहीं करेंगे, उससे पहले की स्थिति के बारे में बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे, यानी कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं स्रोत, मौर्य वंश के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ मौर्य वंश प्राचीन कालीन इतिहास में आया और कैसे आया, कैसे इसका उद्भव विकास हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों हमारे पढ़ाने का स्टाइल है, जिससे कि हम काफ़ी वीडियो दोस्तों देखें यूट्यूब पर, तो उसमें किसी में बहुत शॉर्ट से बता दिया गया डायरेक्ट सिकंदर और सेलुकस, और इस सेलुकस के बारे में बता करके, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में घनानंद से युद्ध करा दिया जाता है। सेलुकस के बारे में बता करके सेलुकस से युद्ध करा दिया जाता है। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें केवल हमें केवल और केवल कुछ समय तक याद रहेंगी। लेकिन हम किसी चीज़ को अगर विस्तृत रूप से जानेंगे और कहानी की तरीके से अगर याद करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे दोस्तों, तो वो ज्ञान हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं, देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं मौर्य वंश। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमको जो साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं वो तो देसी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी अपने देश के कुछ साहित्यिक स्रोतों से, देसी जो साहित्य हैं उनसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और एक विदेशी साहित्य हैं इनसे भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भी यह पता चला है कि प्राचीन काल में 322 ये एग्जैक्ट डेटा है दोस्तों, 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों भारत में मौर्य शासन रहा। ठीक है, तो कहाँ से दोस्तों मिलता है, तो सबसे पहली जो किताब मिली दोस्तों वो मिली अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि जो अर्थशास्त्र है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्क्राइब से नहीं लिखें, लेकिन आपको समझा देंगे दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वह 4वीं सदी की ईसा पूर्व की एक दोस्तों किताब है, ये ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि किस पर आधारित है ग्रंथ। तो यह जो अर्थशास्त्र है दोस्तों राजनीति पर आधारित है। याद रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र तो लिखा हुआ, आप इसको अर्थशास्त्र से मत लेना दोस्तों, यानी धन से मत लेना, इसको आप इकोनॉमिक्स से नहीं लेना दोस्तों, इसको आप राजनीति से लेना, पॉलिटिक्स से लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये एक है दोस्तों राजनीतिक शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना। और इसमें लगभग दोस्तों 15 अधिकरण मीन्स भाग, याद रखना दोस्त। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि जो अर्थशास्त्र है ये, इसमें 15 अधिकरण यानी भाग हैं और 180 प्रकरण यानी अध्याय हैं। ठीक है, याद रहेगा। और अर्थशास्त्र की जो खोज है, कहाँ से खोज हुई, यानी इतनी पुरानी पुस्तक दोस्तों, आज से 322 ईसा पूर्व की जो लिखी हुई पुस्तक, वो अब कहाँ से मिली, कहाँ से, किस स्थान से प्राप्त हुई, इसके बारे में भी दोस्तों, क्योंकि अगर आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीपीसी या छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, हमें कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो सीरीज़ है वो इस सीरीज़ का नाम ही रखा गया दोस्तों मिशन सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों, यानी लक्ष्य सरकारी नौकरी इसका नाम रखा गया, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों और अपना आप लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो अर्थशास्त्र की किताब कहाँ से मिली, तो ये दोस्तों मिली मैसूर से मिली, और इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है शाम शास्त्री को। किसको जाता है दोस्तों, शाम शास्त्री, एक व्यक्ति थे दोस्तों शाम शास्त्री जी। ठीक है, और ये मैसूर गवर्नमेंट की जो पुस्तकालय के अध्यक्ष भी हैं शाम शास्त्री। ठीक है, याद रखना शाम शास्त्री। ठीक है, कौन है, शाम शास्त्री। ठीक है,
और इनको ये किताब दोस्तों तंजौर के एक ब्राह्मण से मिली थी। तंजौर में एक ब्राह्मण रहता था, उसके घर से दोस्तों 1905 ईस्वी में, कब 1905 ईस्वी में दोस्तों ये पुस्तक मिली थी। और इसको श्याम शास्त्री जी ने, और ये दोस्तों हस्तलिखित थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों 1905 में कौटिल्य जी के द्वारा लिखी इतनी पुरानी पुस्तक दोस्तों, हस्तलिखित पुस्तक मिली थी श्याम शास्त्री जी को। कहाँ से मिली थी? तंजौर से। तंजौर से एक ब्राह्मण के घर में, ठीक है। और इसको बाकायदा फिर क्या किया गया, प्रकाशित करवाया गया और इसको प्रिंटिंग करवाया गया दोस्तों, इसका प्रिंट करवाया गया। और उसके पश्चात में इसको दोस्तों मैसूर गवर्नमेंट जो प्राच्य पुस्तकालय है उसमें रखा गया, ठीक है। इस प्रकार यह क्या होगी दोस्तों, अनुपम कृति है। दुनिया के सामने एक बहुत ही अनुपम कृति आई जिसका नाम था दोस्तों अरसास। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों ब्राह्मण साहित्य है, कौन सा? विष्णु पुराण। इसमें भी दोस्तों मौर्य वंश की झलक मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। भद्रबाहु, याद होगा दोस्तों, भद्रबाहु को हम जैन धर्म में आपसे बताए हैं जिसमें दोस्तों, और जैन धर्म में कल्पसूत्र है ना। भद्रबाहु ने क्या लिखा? कल्पसूत्र। ये दोस्तों ये हमने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। इससे अरसास किसने लिखा? अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आएगा। अरसास किसने लिखा? कौटिल्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य विष्णु पुराण में वर्णन किया गया मौर्य वंश का। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। भद्रबाहु ने क्या लिखा? कल्पसूत्र। भद्रबाहु कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय था, जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय था उसके दोस्तों ये जनक थे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इन्होंने लिखा है कल्पसूत्र, ठीक है। और परिशिष्ट पर्व है ना, ये हेमचंद्र ने लिखा। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको याद रखना है दोस्तों। आप किसी कॉपी में दोस्तों इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना इसको। इसके पश्चात में हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों। और इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, कौन सा है? महापरिनिब्बन और महावंश टीका, इनमें बताया गया दोस्तों कि मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हमने समावेश कर लिया। ये जो चार हैं यहाँ तक, यानी भद्रबाहु को छोड़ देंगे, यहाँ से ये तीन को याद कर लेंगे। यहाँ से इन तीनों में, अरसास में, ब्राह्मण ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस में, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको शूद्र बताया गया है, ठीक है। इनको क्या बताया गया? शूद्र बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो घनानंद के दरबार में एक वैश्या थी मूरा से उत्पन्न जो पुत्र था उसका जो है नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर दो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे, ये जैन धर्म में परिशिष्ट पर्व और महापरिनिब्बन महावंश टीका में बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। तो दोस्तों याद रखना, आपको याद रखना ही चीज़ें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि क्षत्रिय किसमें कहा गया है और शूद्र किसमें माना गया, ठीक है। कौन से ग्रंथ में शूद्र माना गया और कौन कौन से ग्रंथ में क्षत्रिय माना गया, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है। विदेशी साहित्य की बात करेंगे तो मेगास्थनीज ने भी इस चीज़ का वर्णन किया, क्योंकि मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो इन्होंने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखा और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के जितने भी क्रियाकलाप थे उनका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त डायमेकस आए, इन्होंने भी दोस्तों वर्णन किया है। और डायनोसियस आए, फाहयान आए, हेमसांग आए, है ना। तो ये बाद में, ये तो बहुत बाद में आया। फाहयान हो गए जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, हेमसांग आए दोस्तों हर्षवर्धन के काल में, ये तो बाद में आएंगे। इन्होंने भी मौर्य वंश का वर्णन किया है, ठीक है। अगर मेगास्थनीज की थोड़ी सी बात कर दें दोस्तों, तो मेगास्थनीज जो है 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व एक यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये दोस्तों राजदूत के रूप में ही पाटलिपुत्र आया था। ये पाटलिपुत्र आया था और यह लगभग 6 वर्षों तक यहाँ रहा है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक रहा। और इसने जो मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अशोक के अभिलेख जो मिले हुए हैं। कौन कौन से अशोक के अभिलेख है तो इनका हम वर्णन अभी दोस्तों बाद में करेंगे। अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख जो मिला हुआ है, इसके अतिरिक्त जो जूनागढ़ का अभिलेख मिला हुआ है, इन सभी अभिलेखों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
तो दोस्तों ये आपको पता चल गया कि कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यानी मौर्य वंश इतिहास में थे और कब थे, 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक उनका शासन था, ठीक है, यानी मौर्य वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी का अंतिम इसके बाद का भाग। तो इसके बाद देखते हैं कि जो मौर्य काल था दोस्तों, अगर डायरेक्ट हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या पहले हम देख लेते हैं मौर्य काल से पूर्व स्थिति क्या थी, यानी इससे पहले की स्थिति क्या थी वहाँ की, इसके बारे में देखिए। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए हम फिगर को इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से हम फिगर के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे कि ये फिगर क्या है दोस्तों आपको याद रहेंगे, आपके माइंड में ये छप जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। इन चीज़ों को आप याद रखिए और हमेशा आपके माइंड में आप जब फिगर याद करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये बताइए कि आप आगरा गए हैं, तो आगरा में सबसे पहले आपको याद आएगा दोस्तों जो वहाँ की फेमस चीज़ है वही याद आएगा, यानी सबसे पहले, ठीक है, कि ताजमहल आपको याद आ गया। अब ताजमहल आपके सामने आ जाएगा, यानी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके माइंड में चीज़ छप जाए और जब भी एग्जाम में आए क्वेश्चन आप गलत ना करें बिल्कुल। इसके पश्चात में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराते हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसी प्रकार से सीरीज में दोस्तों हम प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, और इसके अतिरिक्त जियोग्राफी, इसके अतिरिक्त पॉलिटिक्स, सभी चीज़ों को हम दोस्तों धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मौर्य वंश की जो स्थिति थी उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। स्थिति में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों घनानंद का शासन। उस समय जो नंद वंश चल रहा था उसके अंतिम शासक थे घनानंद, जिनके शासनकाल में ही दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके पश्चात में दूसरी चीज़ पढ़ लेंगे कौटिल्य और विश्वगुप्त के बारे में, जिन्होंने अब कठिन परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके सेलुकस को हराने में मदद किया। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात में तीसरा पॉइंट आप जो याद रखना है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि ये भी उस समय का यूनानी बहुत ही शक्तिशाली राजा था, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम घनानंद के बारे में सब पढ़ लेते हैं। घनानंद का शासन दोस्तों बहुत ही अत्याचारी शासन हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे जो घनानंद था वो दोस्तों धन का व्यसनी था, उसको धन का लोभ था, धन को एकत्र करना, यानी यहाँ तक गंगा नदी में इतना उसने सोना जमा कर रखा था। तो वो क्या था दोस्तों, अधिक धन कमाना चाहता था। तो धन के कारण क्या होता था, वो जनता पर अधिक से अधिक कर लगाता था। जब अधिक से अधिक कर लगाता था दोस्तों तो जनता बहुत ही त्रस्त हो गई थी, बहुत ही परेशान हो गई थी किसी प्रकार से दोस्तों कि इसका शासन यहाँ से हट जाए, कोई दूसरा राजा आ जाए। तो जनता बहुत ही परेशान थी। तो घराना का जो शासन था बहुत ही अत्याचारी था दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि जनता पर अत्यधिक कर लगाया जाता था। उसको अभिमान था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी दोस्तों। घनानंद के बारे में विस्तृत वीडियो हम बनाए दोस्तों, उसमें देख सकते हैं इतनी बड़ी सेना थी दोस्तों कि उसको अभिमान हो गया था कि कोई उसे हरा नहीं सकता है। और दिन रात वो क्या करता है, केवल वैश्यावृत्ति में, है ना, वो डूबा रहता था, मदिरा पीने में डूबा रहता था। उसने क्या किया, एक बार उसकी जो अभिमान हुआ उसने क्या किया, जो तक्षशिला के ब्राह्मण थे, तक्षशिला के ब्राह्मण कौन, कौटिल्य, कौटिल्य का क्या करता है दोस्तों, अपमान कर देता है। यानी विश्वगुप्त यानी कौटिल्य का दोस्तों अपमान कर देता है, चाणक्य का अपमान कर देता है। और तभी से चाणक्य जी क्या करते हैं कि अपनी एक प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे जब तक कि हम घनानंद का शासन यानी नंद वंश को उखाड़ ना फेंकेंगे। तो अभी हम कौटिल्य के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अब हम सेल्यूकस निकेटर को भी इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को पढ़ लेंगे। सेल्यूकस निकेटर क्या था, ये सिकंदर का सबसे प्रिय सेनापति था। और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात में यूनान में क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है सिकंदर का, यूनान से लेकर के इधर ईरान, इराक, तुर्की, लेबनान, सीरिया, इन सभी स्थानों पर जो राज होता है दोस्तों वो होता है सिकंदर का। तो सिकंदर के अचानक मरने के पश्चात में इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जितने भी सेनापति, उनमें आपस में दोस्तों लड़ाई होने लगती है, मारपीट होने लगती है एक दूसरे को। तो इन जो उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की विजय होती है। और ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये जो काबुल, कंधार, इन सभी स्थानों का दोस्तों, तुर्की, इन सीरिया, इन सभी ईरान, इराक, इन सभी स्थानों का दोस्तों ये निकेटर बन जाता है। यानी ये बन जाता है दोस्तों
सम्राट बन जाता है। तो सेल्यूकस जो निकेटर होता है ये विजयी होता है अपने जो ग्रह युद्ध होता है, और सेल्यूकस निकेटर बनने के पश्चात में इसका जो क्षेत्र होता है हमने बता दिया कि तुर्की, सीरिया और ईरान, इराक है ना, यही सब क्षेत्र होता है। सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध होता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ, और इसमें वह हार जाता है, उसे संधि करनी पड़ती है। कौन कौन से संधि करनी पड़ती है इसके पश्चात में हम आगे वर्णन करेंगे विस्तृत रूप से दोस्तों, ठीक है। तो और इसके बदले में, उस संधि के बदले में एक चीज़ याद रखना कि जो हेलेना होती है उसकी पुत्री, उसको उसका भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे दोस्तों कौटिल्य, विश्वगुप्त या चाणक्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के सबसे प्रतापी मंत्री भी होते हैं और इतनी शिखर तक पहुँचाने वाले व्यक्ति होते हैं, तो इसीलिए इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौटिल्य, विश्वगुप्त या चाणक्य के बारे में। तो जो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों, कौटिल्य के पिताजी का नाम वो था महर्षि चाणक्य। क्या नाम था दोस्तों? महर्षि चाणक्य, याद रखना, ठीक है। इनके जो बचपन का नाम था, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन भी आया है, तो आपको याद रखना विश्वगुप्त, ठीक है। विश्वगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये इनके बचपन का नाम था, कहीं कहीं पर विश्वगुप्त भी आएगा, तो आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने जो लेख लिखे हैं, तो एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है, ठीक है, याद रखना। इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, सारे पॉइंट नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों? तक्षशिला के आचार्य थे, ठीक है। एक बार क्या होता है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात में कहानी बताते हैं। कौटिल्य के बचपन का जो नाम था दोस्तों विश्वगुप्त था। कौटिल्य जो थे दोस्तों वो तक्षशिला के आचार्य थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? महर्षि चाणक्य था, पहले ही बता चुके हैं। और कौटिल्य का जो नाम दोस्तों चाणक्य ही से ले पड़ा, क्योंकि इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? चाणक्य था, ठीक है। इन्हीं के पिता के नाम पर इनके पिताजी के नाम पर दोस्तों इनका नाम चाणक्य पड़ गया, ठीक है। एक बार जब कौटिल्य क्या कर रहे थे दोस्तों, घनानंद के दरबार में गए थे, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, कहाँ पर दोस्तों? तक्षशिला पर। और तक्षशिला का उस समय शासक जो था दोस्तों आम्भी था। आम्भी क्या करता है, आम्भी हाथ मिला लेता है सिकंदर से, और वही निमंत्रण देता है, वही जो उस समय सिंधु नदी होती है उस पर पुल बनवा देता है, और निमंत्रण देता है सिकंदर को कि मैं आपका साथ दूंगा, आप आओ और मगध पर आक्रमण। सबसे पहले तक्षशिला तो उसी के अंडर में आ जाता है, तक्षशिला क्योंकि कहाँ पर दोस्तों? तक्षशिला का हमने शासक बताया कि अम्भी था। तो इस चीज़ को, भविष्य को देखते हुए वो क्या करता है, घनानंद से दोस्तों, जो चाणक्य जी हैं वो क्या करते हैं, घनानंद से सहायता मांगने के लिए आते हैं कि भारत का किसी प्रकार से अहित ना हो, क्योंकि जानते थे कि जो सिकंदर है बहुत ही निर्दयी शासक है, अगर वो भारत पर आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए क्या करता है, घनानंद के पास में आता है और घनानंद से यह आग्रह करता है कि आप अपनी सेना को भेज करके किसी भी प्रकार से सिकंदर को भारत आने से रोकिए। लेकिन उस समय मदिरा में मस्त और वैश्याओं का नृत्य देखते हुए क्या करता है, ये अपने दरबार में जो कौटिल्य जी हैं इनको क्या करता है, अपमानित कर देता है। अपमानित करने के पश्चात में इनकी शिखाओं को खोल देता है, क्योंकि एक जो ब्राह्मण होता है उनकी जो पवित्र शिखा ही उनका दोस्तों मान होती है। तो पवित्र शिखाओं को दोस्तों खोल देता है और उसको अपने दरबार से निकाल देता है। उसी दिन से चाणक्य यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो ये प्रण करते हैं कौन? ये प्रण करते हैं दोस्तों कौटिल्य या विश्वगुप्त या चाणक्य, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं किसके पश्चात में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अभी तक जो कहानी है दोस्तों समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे पहले हमने इन जो चीज़ों के बारे में बताया तो थोड़ी भूमिका बन गई। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहता है दोस्तों, यानी वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। अब हम संस्थापक, ये क्या थे दोस्तों? ये संस्थापक थे किसके? मौर्य वंश के संस्थापक इनको माना जाता है। और इनको पॉलीबोथा भी बोला जाता है, ठीक है। तो पॉलीबोथा इसलिए बोला जाता है, पॉलीबोथा एक तो दोस्तों कहीं कहीं पर विद्वान बताते हैं कि पाटलिपुत्र को बोला गया है, तो अधिकतर यही विद्वान बताते हैं कि पाटलिपुत्र को बोला गया, लेकिन कोई कोई कहता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी बताया गया है चीज़, तो आपको समझ लेना, ठीक है। अब इनके जो पिता होते हैं दोस्तों वो क्या, एक मौर्य नगर होता है दोस्तों। मौर्य नगर कहाँ पर, जो काफ़ी विद्वान बताते हैं कि जो कुशीनगर का क्षेत्र है, कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र, उस वहाँ के जो मौर्य नगर बताते हैं,
और कुछ विद्वान कहते थे मगध, मगध में एक मोरी नगर था, वहाँ पर क्या थे दोस्तों, वो प्रमुख थे, नगर प्रमुख थे, यानी एक गांव के प्रमुख थे, ठीक है। और इसके पश्चात में वो क्या होते हैं, एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा यह जाता है कि घरानंद ही इनकी जो इनकी मृत्यु यानी इनको मार देता है। और उसके पश्चात में जो इनकी पत्नी होती दोस्तों मूरा, उनको अपने यहाँ उठा ले जाता है या अपने दरबार में रख लेता है। तभी आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, अगर आपने नाटक देखा होगा तो उसमें किस प्रकार से मूरा जो चंद्रगुप्त की माँ होती है वो बार बार प्रयास करती रहती है किस प्रकार से घनानंद को मारा जाए। कभी कभी वो क्या करती है, और ये चीज़ घनानंद भी जानता है, वो अत्यधिक अत्याचार करता है किस पर, मूरा पर। और मूरा बार बार बताती रहती है कि मेरा जो पुत्र है चंद्रगुप्त वो आएगा और तुम्हारा सर्वनाश करेगा। तो ये चीज़ें आप नाटक में देख सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी प्रयास करती है मूरा कि जहर मिलाकर के किसी प्रकार से घनानंद को मार दिया जाए। तो ये दोस्तों कहानी थी। तो कुछ लोग, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था, मूरा का ही पुत्र था। तो क्या करते हैं, जब जन्म के बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसको एक गोपालक के यहाँ भेज दिया जाता है। गोपालक यानी जो गाय पालने वाला होता है उसके यहाँ भेज दिया जाता है और वहीं पर इसका पालन पोषण होता है। धीरे धीरे करके जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके पश्चात में एक दिन वह खेल रहा होता है, नहीं अभी क्या, गोपालक के यहाँ जाता है। उसके पश्चात में गोपालक क्या करता है, अब यहाँ पढ़ लेंगे दोस्तों, लिखे हुए हैं। तो वो हाँ, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगर बात की जाए, देखो अलग अलग ग्रंथ हैं और अलग अलग अपनी बातें भी कहें। इसकी राजधानी भी पढ़ लेंगे, ये है पाटलिपुत्र। और ये क्या, एक शिकारी, यानी एक शिकारी होता है, उसके हाथ जो है गोपालक क्या करता है, इसे बेच देता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो मौर्य नगर के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता जी थी, जब यह चंद्रगुप्त गर्भ में ही होता है, उसी समय सीमावर्ती युद्ध में क्या होता है, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इनकी माता जो होती है घनानंद के दरबार में पहुंच जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वहीं पर होता है। चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद में इसे एक गोपालक के यहाँ को सौंप दिया जाता है और वहीं पर इसका पालन पोषण होता है, वहीं गौशाला में या दोस्तों बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसके पश्चात में गोपालक क्या करता है, एक शिकारी के हाथ इसको बेच देता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से। इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय भी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों शूद्र रहा होगा, क्योंकि शूद्रों को उस समय एक नीच दृष्टि से देखा जाता था और उन्हीं को बेचा जा सकता है, ना कि क्षत्रियों को उस समय बेचने का भी अधिकार नहीं था। तो आप भी समझ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, कुछ विद्वान ये लिखते भी हैं। तो हाँ, इसके पश्चात में क्या हुआ कि कौटिल्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को एक बार क्या हुआ, वह राजकीय खेल खेल रहा था, यानी राजा बना हुआ था। कौन राजा बना हुआ था दोस्तों, वो बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। एक दिन राजा वाला खेल खेल रहा था, उसी समय वहाँ से दोस्तों चाणक्य गुजरते हैं और चुपके से यह पूरा खेल वो देखते हैं, जिसमें किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने खेल खेल में बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों शासन का निर्वाह किया। यह चीज़ देख करके चाणक्य के मन में जो प्रतिरोध की ज्वाला थी नंद वंश के खिलाफ, वो और भड़क उठती है और उन्हें एक ऐसा प्रतिभाशाली एक बालक मिल जाता है, जिसको समझ जाते हैं कि इसको हम अगर ट्रेन कर देंगे, इसको अगर हम अच्छी शिक्षा दीक्षा दे दें तो यह हमारा काम कर सकता है। और उसमें एक अच्छे राजा के गुण भी उन्हें नज़र आते हैं। अब क्या होता है, तो कौटिल्य क्या करते हैं, 1000 करसापण देकर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, आपको याद रखना, देखो ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि करसापण कितने देते हैं, 1000 करसापण देकर उसे खरीद लेते हैं उसे शिकारी से, और अपने साथ दोस्तों ले जाते हैं कहाँ पर, तक्षशिला में। तो तक्षशिला में भी क्योंकि ये शूद्र जाति का होता है दोस्तों, तो इसीलिए तक्षशिला में आंभी, जो वहाँ का शासक बाद में बनता है तक्षशिला का, वहाँ का जो शासक होता है अंभी, यानी उस समय जो शासक होते हैं उन्हीं का पुत्र होता है अंभी, वो काफ़ी अत्याचार करता है। आपने वीडियो में देखा होगा, यानी आपने सीरियल में देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य में, किस प्रकार से अंभी बहुत से अत्याचार करता है, किस पर बहुत ही परेशान करता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये थी कहानी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त का जब विजय अभियान चालू होता है ना, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अभी तक आपने देखा चंद्रगुप्त को लेकर गए कौटिल्य कहाँ पर, अपने तक्षशिला लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनको अच्छी तरीके से शिक्षित करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। और ये चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है। तो सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों वो कौन सा है,
वो तक्षशिला ही है। ठीक है। और अगर नालंदा की बात आएगी दोस्तों, नालंदा अभी जब कुमारगुप्त यानी गुप्त वंश आएगा उसमें कुमारगुप्त जो होते हैं उनके द्वारा दोस्तों नालंदा का निर्माण करवाया जाता है। तो उसके अभी हम इसके बाद में चर्चा करेंगे उस नालंदा विश्वविद्यालय की। अभी तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला में क्या करता है, कौटिल्य बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं किसको, चाणक्य को, और योग्य बना देते हैं। किस प्रकार से सारे गुण उसमें डाल देते हैं, किस प्रकार से उसको नंद वंश को उखाड़ फेंकना है। अब बात आती है, ये थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो अब इसका विजय अभियान चालू होता है। विजय अभियान कहाँ कहाँ पर, तो ये देखेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे क्या होता है, ये सबसे पहले ये मगध पर आक्रमण करता है। देखिए दूसरे नंबर पर इसको रखेंगे, लेकिन आपको याद रखना सबसे पहले क्या करता है, मगध पर आक्रमण करता है। लेकिन जैसे ही मगध पर आक्रमण करता है तो ये हार जाता है, पराजित हो जाता है, और इसकी जान किसी भी प्रकार से बच जाती नहीं। इसको घनानंद मार देता, इनको और चाणक्य को, लेकिन किसी भी प्रकार से जान बचा करके ये भाग जाते हैं। उसके पश्चात में जो चाणक्य होता है, जो चाणक्य जी होते हैं वो उनको समझाते हैं, क्योंकि ये बिना पूछे क्रोध में आकर के अपनी माता को छुड़ाने के लिए क्रोध में आकर के ये मगध पर शासन करना चाहते हैं, यानी मगध के जो राजा घनानंद हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं, और परिणामस्वरूप इनको भागना पड़ता है मगध से, और चाणक्य को भी भागना पड़ता है, नहीं तो ये मार दिए जाते। अब घनानंद जो कौटिल्य जी हैं इनको समझाते हैं कि जिस प्रकार से, काफ़ी विद्वान कहे भी, जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता है और वो रोटी को बीच से खाना प्रारंभ कर देता है, तो वो अभी नादान होता, नहीं जानता है। तो इस प्रकार से काफ़ी एग्जाम्पल दे करके कौटिल्य बताते हैं कि आपको बीच से, यानी बीच से नहीं खाना रोटी को, क्या करते हैं आप थोड़ा थोड़ा करके किनारे किनारे से इसको काटते जाइए, तब जा करके आप इसका असली स्वाद पा पाएंगे और आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और चंद्रगुप्त तुरंत समझ जाता है, और सबसे पहले वो क्या करता है, दूसरी बार सबसे पहले आक्रमण करता है पंजाब और सिंध पर। और दोस्तों पंजाब और सिंध की बात की जाए तो पंजाब और सिंध पर किसका उस समय राज चल रहा था, तो कुछ यूनानी शासक थे उस समय, कुछ यूनानी शासक थे, उनका गवर्नर वहाँ पर रहा करता था पंजाब और सिंध में। क्या किया, चाणक्य ने कूटनीति का सहारा लेकर के, कुछ राजाओं का सहारा लेकर, और वह पंजाब और सिंध को क्या करता है, अपने कब्जे में। यहाँ पर देखो हमने बताया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम क्या किया, मगध पर आक्रमण किया, किंतु उसे असफलता यानी सफलता नहीं मिली। उसे क्या हुआ, मगध से दोस्तों भागना पड़ा। अंततः चाणक्य ने सिखाया कि रोटी को बीच से नहीं बल्कि किनारे से खाया जाता है। और इसके पश्चात में चंद्रगुप्त ने कहाँ, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया, और वहाँ पर जो यूनानी सैनिक थे उनको भगाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया, यानी पंजाब सिंध को अपने कब्जे में ले लिया, और थोड़ी सी स्थिति मजबूत हो गई इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो पहला विजय अभियान स्टार्ट हुआ, समझ में आया। पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ, यानी पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में लिया। दूसरा देखेंगे मगध। अब बारी आ गई दोस्तों मगध, लेकिन मगध क्या था दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली था उस समय भी। अब उससे इतना जीतना दोस्तों आसान नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर किसका खेल था, अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं, यहाँ पर देखो सिद्ध होता है दोस्तों। कहानी इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जिससे हम कुछ सीखें, जिससे बहुत से लोग हताश होंगे, निराश होंगे दोस्तों कि हमारी जॉब नहीं लग रही, हम बहुत परेशान हैं ना, ये चीज़ सोच रहे होंगे। लेकिन आप सीखिए, इतिहास से सीखिए किस प्रकार से चाणक्य फिर सिखाता है कि आपको विजय मगध पर कैसे प्राप्त करनी है। ऐसे नहीं विजय प्राप्त कर सकते, इसीलिए क्या करता है, कूटनीति का सहारा लेते हैं। और वो क्या करते हैं, जो घनानंद के दरबार में एक आमत्य होते हैं, मंत्री होते हैं, जिनका नाम होता है सक्टार। देखो इनके बारे में बताएं हम पहले ही, ठीक है, सुभद्र और सक्टार है ना, सक्टार और राक्षस, सक्टार होते हैं और राक्षस होते हैं। इसमें राक्षस नहीं, जो आमत सक्टार होते हैं, सक्टार को अपने कब्जे में लेते हैं, अपने कब्जे में लेकर के इनको अपनी तरफ लेकर के, और इसके साथ साथ में राजा प्रवर्तक होते हैं, कहाँ के, हिमालयी राजा हैं, ये उत्तर के हिमालय के राजा हैं। इनको अपने साथ में लेकर के क्या करते हैं, चाणक्य, ठीक है, ये क्या करते हैं, कूटनीति का सहारे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देते हैं। और इस युद्ध में सहायता पता ही चल गया किसको, इसको राजा प्रवर्तक थे, है ना, सक्टार थे। यहाँ से सहायता लेकर के घनानंद के जो उस समय सेनापति थे, उनका नाम था भद्रसाल पर आक्रमण करते हैं और उनको पराजित कर देते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हर प्रकार की कला में निपुण था। और कहते हैं कि जब उनको पराजित करते हैं तो घनानंद जो बौद्ध
ग्रंथ है महावंश टीका के अनुसार बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म बताया गया घनानंद की उसी समय चंद्रगुप्त क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। जो कि किसमें बताया गया है, ये बताया गया बौद्ध धर्म में कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, घनानंद की उसी समय हत्या कर देता है और मगध पर अपना तिरंगा लहरा देता है, अपना झंडा लहरा देता है, अपनी विजय पताका लहरा देता है। लेकिन जैन धर्म में दोस्तों एक ग्रंथ है, इसका नाम था परशिष्ट पर्वन, है ना। इसमें बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और कौटिल्य के आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, घनानंद से कहते हैं कि आप एक रथ में जितना भी सामान, जितना भी सोना चांदी, जितना भी धन आप ले सको ले लो और अपने परिवार सहित यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और तो ये चीज़ मिलती है कहाँ पर, ये परशिष्ट पर्वन जैन धर्म में बताया गया परशिष्ट पर्वन में। और घनानंद क्या करता है कि वह अपने एक रथ पर अपने परिवार को तथा अपने मन का धन लेकर के दोस्तों वहाँ से निकल जाता है। तो ये चीज़ बताई गई है जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म बताया गया कि उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है और नए वंश का उदय होता है जिसका नाम होता है दोस्तों मौर्य वंश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा अभियान होता है देखिए सबसे पहले सिंध और पंजाब पर आक्रमण। देखो ये सीरियल भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो आपको अब याद हो गया होगा। सबसे पहले सिंध पर और पंजाब पर आक्रमण किया, उसके पश्चात में मगध पर। तीसरा जो आक्रमण होगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात में सेल्यूकस निकेटर की भी इच्छा होती है कि जो सिकंदर के जीते हुए जो क्षेत्र हैं उन पर क्यों ना अधिकार कर लिया जाए उन पर। कौन सोचता है, सेल्यूकस निकेटर। और वो क्या करता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है फिर से भारत की ओर। कौन, सेल्यूकस निकेटर। अब आ रहा है वो सिकंदर की मृत्यु के बाद में सेल्यूकस निकेटर उत्तराधिकारी बनता है और उसने 305 ईस्वी में, ठीक है 305 ईसा पूर्व में सिंध नदी को यानी काबुल कांधार होते हुए क्या करता है, वो सिंधु नदी को पार करता है। और जहाँ पर सिंधु नदी के अब इस पार कोई ऐसी वैसी सेना नहीं है। किसकी सेना है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना खड़ी होती है। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध के प्रारंभ में ही क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और हारने के पश्चात में अभी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि आपने जो सिकंदर ने बहुत ही यहाँ पर अत्याचार किए थे और आप भी वही करने के लिए आए थे, इसीलिए आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। और एक संधि करते हैं उनके साथ, जबरदस्ती की संधि करते हैं। और संधि क्या होती है इसमें इसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस को 4 प्रांत, कौन से प्रांत, एक हेरात होता है, काबुल होता है, कांधार, बलूचिस्तान, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पर वर्णन भी किए क्योंकि इनकी राजधानियों के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और प्राचीन काल में इसे कहते क्या थे ये भी आता है, तो हम इन चीज़ों को लिखे हैं, अभी हम पढ़ लेंगे इसको। ये 4 चीज़ें ये हो गई। और 5वीं चीज़ क्या है, हेलना, यानी इनकी पुत्र हेलना होती है, उसका भी अगर कहीं भविष्य में भी आपने आक्रमण किया, यानी इनकी पुत्री हेलना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, शादी कर लेता है कि अगर कहीं दोबारा आपने आक्रमण किया तो आपको आपकी पुत्री नहीं मिलेगी, है ना। इस प्रकार की बहुत से संधि, इसीलिए क्या करता है, एक हेलना से शादी कर लेता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि किस वजह से जीता है, मगध में हाथियों का बाहुल्य था, बहुत ही हाथी, और इसमें अब उसके पश्चात में घोड़े भी हो जाते हैं, अश्व भी हो जाते हैं। तो वो क्या, सेल्यूकस आगे अपनी रणनीति बनाने के लिए दूसरे स्थानों को जीतने के लिए या अपने गृह युद्ध में जीतने के लिए, क्योंकि यूरोप में दोस्तों उस समय अगर बात की जाए तो जो उसमें यूनान में बात की जाए तो हाथी नहीं थे दोस्तों, केवल घोड़ों से युद्ध होता था। तो उसने 500 हाथी मांगे कि हम क्या करेंगे, अगर यूनान में अपने यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो अन्य जो उसके साथी हैं उनको हरा सके, तो 500 हाथी क्या करता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से लेता है, ठीक है। और इसके बदले में इसके अतिरिक्त सेल्यूकस क्या करता है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है, अपनी जो एक दार्शनिक हैं मेगास्थनीज को भेज देता है, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में क्या होता है कि जो हिंदकुश जो होता है वो मौर्य साम्राज्य के दोस्तों अंडर में आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से भी हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में चीज़ छप जाए। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्थान दोस्तों, इधर यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये सभी किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक एरिया पड़ता था, तो हेरात, याद रखना, ठीक है। इसका नाम ही एरिया है दोस्तों, ठीक है। हेरात क्या है, एरिया नाम है उसको, और इसकी राजधानी क्या है, हेरात।
और यहाँ पर दोस्तों ये पड़ता है ये काबुल पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और ये काबुल हो गया। और एक और एशिया यहाँ पड़ता है कांधार में दोस्तों। और ये देखो यहाँ पर पड़ता है जेड्रोसिया, ये कहाँ, बलूचिस्तान में। यहाँ ये जो 4 क्षेत्र हैं वो दोस्तों 1 2 3 4, ये चारों क्षेत्र किसको देना पड़ता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है। और अब सिंध नदी के इस पार भी, ठीक है, किसका अधिकार हो जाता है, इतने क्षेत्र पर दोस्तों अधिकार हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो समझ में आ गया हो दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्थान कहाँ पर हैं और ये इनके बारे में पूछा जाता है तो हम पढ़ लेंगे। तो आपको क्या करना है, सेल्यूकस निकेटर की संधि की केवल 6 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि जो एरिया होता है, एरिया के स्थान का नाम है दोस्तों एरिया, अर्थात इसे हेरात भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हेरात है, ये इसको देना पड़ता है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा स्थान क्या देना पड़ता है, तो अराकोसिया, अराकोसिया अर्थात यानी कांधार। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दोस्तों कि हेरात को क्या कहते हैं, या अराकोसिया को अब प्रेजेंट टाइम में यानी उसके पश्चात में क्या कहते हैं। जो यूनानी भाषा में इसे अराकोसिया कहा गया है और इसको बोला गया कांधार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको। और जेड्रोसिया, जेड्रोसिया क्या है याद रखना, बलूचिस्तान का स्थान, आपको पता होगा दोस्तों, बलूचिस्तान उसी को कहते हैं जेड्रोसिया, ठीक है। तो आपको अब जेड्रोसिया शायद समझ में आ गया होगा। इसकी राजधानी क्या है, मकरान। मकरान की दोस्तों देखा होगा तो मकरान के जो संगमरमर के पत्थर है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में ही पड़ता है मकरान, ठीक है, याद रहेगा। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, मकरान, ठीक है। एक क्या है दोस्तों, पेरोपनी सडाई, ठीक है, अर्थात इसे काबुल बोलते थे, ठीक है। ये क्या है, ये यूनानी लैंग्वेज है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो काबुल पर को भी क्या किसको देना पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। और इसके अतिरिक्त 5वां जो काम किया था, 5वां संधि जो हुई थी वो हेलेना का विवाह करना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और जो 6ठी चीज़ थी क्या थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य को केवल और केवल क्या करना पड़ा था, वो दोस्तों 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देने पड़े थे। इसके साथ में मेगास्थनीज को भी भेजना पड़ा था, छठा भी काम करना पड़ा था किसको, सेल्यूकस निकेटर को, कि अपना जो दार्शनिक है दोस्तों, कौन से जो मेगास्थनीज है उसको भी भेजना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो ये 6 शर्तें थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पश्चात में क्या हुआ। तो अब देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत की विजय किस प्रकार से होती है। तो पश्चिमी भारत में कैसे पता चलता है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे पता चलता है। तो सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी में सौराष्ट्र तक, ठीक है, सौराष्ट्र प्रदेश को जीता और जीतने के पश्चात में उसको अपने अंतर्गत किया। और इस अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत में पुष्पगुप्त वैश्य को यहाँ का गवर्नर बताया। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पुष्पगुप्त वैश्य, ठीक है, इसीलिए इसको हम लिख दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों इनको गवर्नर बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट एग्जाम में आ भी सकता है, कि क्या किया था, पश्चिमी भारत में इन्होंने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था, ठीक है। ये सुदर्शन झील दोस्तों याद रखना क्योंकि ये आगे आगे आती जाएगी, ठीक है। इसका पुनरुद्धार भी होगा, इसको और बनवाया जाएगा, ठीक है, इसको बड़ा करवाया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, सबसे पहले करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, तो याद रहेगा। और दक्षिण भारत की विजय में बात करेंगे तो तमिल लेखक एक है दोस्तों मामुल नार, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी चीज़ यहाँ पर हम समावेश किए सभी इंपॉर्टेंट है। तो मामुल नार भी याद रखेंगे। इनके अनुसार तो बताया दोस्तों, इन्होंने कहा मौर्य, मौर्य यानी मौर्य, जो मदुरा एक स्थान है, मदुरा तथा तेनेविल्ली, ठीक है, ये और विंध्य के पर्वत के बड़े भूभाग पर इनका अधिकार धीरे धीरे हो गया था। तो ये हो गई दोस्तों कहानी विजय पताका किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। अब हम पढ़ लेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ। तो अंत ऐसा नहीं कि उनका दुखद अंत हुआ, बहुत ही अच्छा अंत हुआ। और इनके बारे में, अंत के बारे में पहले हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो जैन धर्म का समर्थक होता है, जैन धर्म का अनुयायी होता है। और जैन अनुसूचियों के अनुसार अगर कहा जाए तो जीवन के अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजकीय कार्य क्या हुआ, राजकीय कार्य को अपने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, जिसका नाम था दोस्तों बिंदुसार। इसके पश्चात हम बिंदुसार की वीडियो दोस्तों अपलोड करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन बहुत अच्छी PDF बना करके आपको देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हितकारी होगी। तो बिंदुसार को क्या किया, सौंप दिया। और एक थे दोस्तों आचार्य भद्रबाहु, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। और आचार्य भद्रबाहु ने दोस्तों कौन से ग्रंथ की रचना की, ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है हमको,
ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भद्रबाहु ने क्या लिखा। इस वीडियो में बताए हैं, इसके अतिरिक्त जैन धर्म वाले वीडियो में बताएं भद्रबाहु ने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा। और एक तो भद्र संहिता लिखी थी, ठीक है, दूसरा कौन सा ग्रंथ था, तो इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। और इसके अतिरिक्त ये जो थे दोस्तों वो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भी थे। ये इसके पश्चात में चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। कब? भद्रबाहु के साथ में, क्योंकि मगध में 12 साल का अकाल पड़ जाता है। उस अकाल के दौरान ये श्रवणबेलगोला चले जाते हैं भद्रबाहु जी के साथ में। और वहीं मैसूर में दोस्तों चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं, वहीं पर दोस्तों काया क्लेश भी आ सकता है एग्जाम में, या संलेखना विधि के द्वारा ये अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी व्रत रख करके क्या करते हैं, अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अंत होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अभी वीडियो दोस्तों ख़त्म नहीं है, क्योंकि एंड अभी बाकी है। तो अभी हम थोड़ा देख लेंगे थोड़ा सा, और ये मौर्य वंश की दोस्तों उपलब्धियां क्या हैं और इनका मूल्यांकन भी देख लेंगे कि आखिर कौन सी उपलब्धियां क्या क्या इनको क्या क्या इनमें गुण थे। तो ये एक अच्छे साम्राज्य निर्माता थे, अच्छे साम्राज्य, क्योंकि उस समय देखा जाए साम्राज्य निर्माता, क्योंकि जो घनानंद का शासन अत्यंत अत्याचारी शासन था, उनके शासन को इन्होंने उखाड़ फेंका और एक अच्छे शासन की स्थापना की, काफ़ी चीज़ों का निर्माण भी कराया और अच्छी तरीके से अपना शासन चलाया और अपने शासन को अच्छी तरीके से क्या किया, बिंदुसार को सौंप दिया, अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। अगर हम हर्यक वंश में जाएंगे देखेंगे तो वहीं पर एक जो पुत्र होता था क्या करता था, अपने पिता की हत्या कर देता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में कोई ऐसा नहीं था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र बिंदुसार था उसको आसानी से क्या करते हैं, अपना सौंप देते हैं और चले जाते हैं श्रवणबेलगोला। एक महान विश्व विजेता मुक्तिदाता था और एक कुशल प्रशासक भी था, क्योंकि इसने प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चला रखी थी। क्योंकि प्रशासन व्यवस्था की हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो लास्ट में लेकर आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको दोस्तों हम कंप्लीट कराएंगे। और अन्य उपलब्धियाँ बहुत सी थी, उनके बारे में भी दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार से चाणक्य के आदेशानुसार और उनकी कुटिल बुद्धि के द्वारा सूझबूझ के साथ में, राजनीतिक सूझबूझ के साथ में बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था चलती है और उपलब्धियों में अच्छे कार्य करते हैं। राजमार्गों का निर्माण कराते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं और इसके अतिरिक्त वास्तुकला होती है उसको भी बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने जो वंश का अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पश्चात में हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।